151 क्वेश्चन है कि किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है, लक्षणा की, अभिधा की या व्यंजना या मिश्रित की। तो आपको बताना है कि किस शब्द शक्ति की जो है प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है, लक्षणा की या अभिधा की या व्यंजना की या मिश्रित की। तो इसका सही जवाब अभिधा है। अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति जो है सबसे पहले हुआ करती है। आचार्य मम्मट ने व्यापार शब्द का और आचार्य विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया। आचार्य मम्मट ने क्या किया, व्यापार शब्द का, और आचार्य विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया। ये शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला नंबर अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा नंबर लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरा नंबर व्यंजना शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द जो है शक्ति की प्रतीति जो है सबसे पहले हुआ करती है। आचार्य मम्मट ने व्यापार शब्द का और आचार्य विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया। ये शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, हमने बताया, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द की वह शक्ति जो शब्द के साधारण और व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करती है। शब्द की वह शक्ति जो शब्द के साधारण और व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करती हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे गधा हो गया, ये क्या है? गधा अभिधा शब्द शक्ति है। तो शब्द की वह शक्ति जो शब्द के साधारण और व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करती है, जैसे गधा हो गया, तो ये अभिधा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति क्या है? तो लक्षण शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द के व्यापार को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द के व्यापार को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे देवदत्त चौकन्ना हो गया, तो ये क्या है? देवदत्त चौकन्ना हो गया, लक्षणा शब्द शक्ति है कि देवदत्त जो है चौकन्ना हो गया। तो लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ को बाधित होने पर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द के व्यापार को क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना कहते हैं। काव्य में अभिधा को अधम काव्य, लक्षणा को मध्यम काव्य और व्यंजना को उत्तम काव्य की संज्ञा दी गई। तो व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो हमने बताया कि शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना कहते हैं। काव्य में अभिधा को अधम कहा गया, अधम काव्य कहा गया अभिधा को, और लक्षणा को क्या कहा गया? मध्यम काव्य, और व्यंजना को उत्तम काव्य की संज्ञा दी गई है। 152 क्वेश्चन है कि जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप विश्व बदर इव उदर जोवत सोवत सूप। तो जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप विश्व बदर इव उदर जोवत सोवत सूप में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अन्योक्ति अलंकार या यमक अलंकार। तो जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप विश्व बदर इव उदर जोवत सोवत सूप। तो इसमें क्या है? बी है, अनुप्रास अलंकार है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। उपरोक्त उदाहरण में देखिए, इसमें न अधिक बार आया है और रा अधिक बार आया है, रा भी अधिक बार, और ता जो है वर्णों की आवृत्ति होने से संगीतमयता आ गई है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। 153 क्वेश्चन है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करे भौहनी दैन कहे नटी जाए में कौन सी रस की व्यक्ति हुई? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करे भौहनी दैन कहे नट जाए में कौन से रस की अभिव्यक्ति हुई है? श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस। तो इसमें श्रृंगार रस है, ये सही है, श्रृंगार रस। उपयुक्त पंक्ति में क्या है? श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं।
इसके दो भेद होते हैं श्रृंगार रस के। पहला नंबर संयोग श्रृंगार रस होता है और दूसरा नंबर वियोग श्रृंगार रस। रस का सर्वप्रथम उल्लेख वाले भरत मुनि के ग्रंथ जो है रस का सर्वप्रथम उल्लेख वाले भरत मुनि के ग्रंथ जो नाट्य शास्त्र है से मिलता है। भरत मुनि का यह सूत्र है विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगा दर्शन निष्पत्ति है। 154 क्वेश्चन है कि राजनीतिक पत्रिका जो है आज 1921 के संपादक कौन थे। राजनीतिक पत्रिका जो आज है 1921 के संपादक कौन थे। बाबू सीताराम, स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराड़कर हैं, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या पंडित रूप नारायण पांडे। तो आपको राजनीतिक पत्रिका आज को 1921 के संपादक का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब जो है राजनीतिक पत्रिका जो आज है 1921 के संपादक वे स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराड़कर हैं। क्या है? स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराड़कर जो है राजनीतिक पत्रिका आज 1921 के संपादक थे। तो राजनीतिक पत्रिका आज 1921 के संपादक स्वर्गीय बाबूराव विष्णु राव पराड़कर थे। वर्तमान में शार्दुल विक्रम गुप्त आज पत्रिका के संपादक हैं। तो वर्तमान में शार्दुल विक्रम गुप्त आज पत्रिका के संपादक हैं। और अगर राजनीतिक पत्रिका आज पहले कौन था 1921 के संपादक, तो स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराड़कर थे आज पत्रिका के संपादक। स्वर्गीय बाबूराव विष्णुराव पराड़कर थे। और वर्तमान में कौन है भैया? शार्दुल विक्रम गुप्ता जो है आज पत्रिका के संपादक हैं, शार्दुल विक्रम गुप्ता। अगला क्वेश्चन है कि 155 क्वेश्चन है कि हिंदी के अनेक तेजस्वी पत्र जैसे हो गया भारत मित्र हो गया, सारस सुधानिधि हो गई, उचित वक्ता इत्यादि भारत में कहाँ से प्रकाशित हुए थे। भारत मित्र, सार सुधानिधि, उचित वक्ता इत्यादि भारत में कहाँ से प्रकाशित हुए थे। तो दिल्ली में, मद्रास में, राजस्थान में या कलकत्ता में। तो सही जवाब इसका है डी, कलकत्ता में जो है ये सभी पत्रिकाएं जो हैं प्रकाशित हुए थे। भारत मित्र और सार सुधानिधि, उचित वक्ता, ये कहाँ प्रकाशित हुई थी? कलकत्ता में। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली अन्य पत्रिकाओं की बात करें तो उदंत मार्तंड हो गया, 1826 ईस्वी तिथि है, स्थान है कलकत्ता, संपादक कौन है? जुगल किशोर शुक्ल है। सुधा वर्षण की बात करें तो सुधा वर्षण जो है 1854 ईस्वी में कलकत्ता से ही प्रकाशित होती थी और इसके जो है संपादक श्याम सुंदर सेन हैं। सुधा वर्षण के संपादक कौन है? श्याम सुंदर सेन, कलकत्ता से प्रकाशित 1854 ईस्वी में। हिंदी दीप्ति प्रकाश की बात करें तो 1872 ईस्वी तिथि है, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और संपादक कौन है भैया? कार्तिक प्रसाद खत्री। कार्तिक प्रसाद खत्री जो है संपादक हैं इस पत्रिका के, हिंदी दीप्ति प्रकाश के, और यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी 1872 ईस्वी में। और कार्तिक प्रसाद खत्री जो है हिंदी दीप्ति प्रकाश के संपादक हैं, कार्तिक प्रसाद खत्री। भारत मित्र की बात करें तो 1877 ईस्वी, ये भी कलकत्ता से निकलती थी, स्थान है और संपादक कौन है? रुद्रदत्त शर्मा। रुद्रदत्त शर्मा जो है भारत मित्र के संपादक हैं। हिंदी बंगवासी की बात करें तो ये भी कलकत्ता से 1890 ईस्वी में रामलाल चक्रवर्ती, हिंदी बंगवासी के संपादक हैं रामलाल चक्रवर्ती। तो उदंत मार्तंड कलकत्ता से जुगल किशोर शुक्ल 1826 में, सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन कलकत्ता से 1854 में, और हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री कलकत्ता से 1872 ईस्वी में। भारत मित्र कलकत्ता से रुद्रदत्त शर्मा 1877 ईस्वी में। हिंदी बंगवासी रामलाल चक्रवर्ती और कलकत्ता से 1890 ईस्वी में। और भारत मित्र सार सुधानिधि, उचित वक्ता इत्यादि भारत में कहाँ से प्रकाशित होते थे? तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होते थे। राजनीतिक पत्रिका जो है आज 1921 के संपादक कौन थे? तो राजनीतिक पत्रिका आज 1921 के संपादक जो हैं स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराड़कर थे। और वर्तमान में कौन है आज पत्रिका के संपादक? तो वर्तमान में शार्दुल विक्रम गुप्त आज पत्रिका के संपादक हैं। चलिए
156 क्वेश्चन है कि भारत में पहला छापखाना सन 1556 ईस्वी में कहाँ खुला? गुजरात में, लखनऊ में, मुंबई में, गोवा में। तो भारत में पहला छापखाना सन 1556 ईस्वी में कहाँ खुला? गोवा में। इसका सही जवाब है खोला गया, जिसका श्रेय जो है पुर्तगालियों को जाता है। तो भारत में पहला छापखाना सन 1556 ईस्वी में कहाँ खुला? तो गोवा में, और खोला गया, जिसका श्रेय जो है पुर्तगालियों को जाता है। तो प्रश्न पूछा जाए कि भारत में पहला छापखाना सन 1556 ईस्वी में कहाँ खुला? तो गोवा में, और जिसका श्रेय जो है पुर्तगालियों को जाता है। निम्न वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति रौनक गधा है? क्या है? निम्न में से कौन सी शब्द शक्ति रौनक गधा है? अभिधा है, व्यंजना है, शाब्दिक व्यंजना, लक्षणा। तो डी सही है, रौनक गधा है वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे रौनक गधा है, यहाँ गधे का लक्षार्थ है मूर्ख। यहाँ गधे का क्या है? लक्षार्थ मूर्ख है, तो इसलिए रौनक गधा है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होगी। आचार्य मम्मट के अनुसार मुख्यार्थ बाधे तदोगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्। आचार्य मम्मट के अनुसार क्या कहा गया कि मुख्यार्थ बाधे तदोगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्। काव्य में रस का संचार शब्द शक्तियों से होता है। ये शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। 158 क्वेश्चन है कि किसी प्रयोग, जांच या पूछताछ के परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किस लेखन विधा का उपयोग किया जाता है? किसी प्रयोग हो गया, जांच हो गया या पूछताछ के परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किस लेखन विधा का उपयोग किया जाता है? उपन्यास लेखन, काव्य लेखन, विज्ञापन लेखन, रिपोर्ट लेखन। तो डी सही है, रिपोर्ट लेखन। किसी प्रयोग, जांच या पूछताछ के परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए रिपोर्ट लेखन विद्या का उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट लेखन से जुड़ी कुछ विशेष बातें। पहला नंबर है कि रिपोर्ट पूरी तरह स्पष्ट और पूरी हो। दूसरा नंबर, किसी भी वाक्य के एक से अधिक अर्थ ना निकले। तीसरा नंबर, भाषा में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। चौथा नंबर है, जो भी तथ्य दिए जाएं वे विश्वसनीय एवं प्रामाणिक हों। 159 क्वेश्चन है कि संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 25, 10 या 9 या 33। तो संचारी भावों की संख्या भैया 33 मानी जाती है, डी सही है। संचारी भाव, संचारी का अर्थ है साथ साथ संचरण करने वाला। संचारी भाव, संचारी का अर्थ क्या है? साथ साथ संचरण करने वाला, अर्थात साथ साथ जो है चलने वाला। संचारी भाव किसी न किसी स्थायी भाव के साथ प्रकट होते हैं। संचारी भाव जो है किसी न किसी स्थायी भाव के साथ क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। ये क्षणिक, अस्थायी और पराश्रित होते हैं, इनकी अपनी अलग पहचान नहीं होती। तो संचारी का अर्थ है कि साथ साथ संचरण करने वाला, संचारी का अर्थ है, अर्थात साथ साथ चलने वाला। संचारी भाव किसी न किसी स्थायी भाव के साथ प्रकट होते हैं। ये क्षणिक, अस्थायी और पराश्रित होते हैं, इनकी अपनी अलग पहचान नहीं होती। संचारी भाव हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, घृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निंदा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिता, अपस्मार, व्याधि और मरण। ये सभी संचारी 33 संचारी भाव हैं। 160 क्वेश्चन है कि पहले स्त्री मासिक पत्र का क्या नाम था? पहले स्त्री मासिक पत्र का क्या नाम था? कवि वचन सुधा, सरस्वती, हिंदी प्रदीप, बाला बोधनी। आपको बताना है कि पहले स्त्री मासिक पत्र का क्या नाम था। तो बाला बोधनी जो है पहले स्त्री मासिक पत्र का नाम था। बाला बोधनी क्या था? पहले स्त्री मासिक पत्र का नाम था। तो बाला बोधनी पहला स्त्री मासिक पत्र था। 1 जनवरी जो है 1874 ईस्वी को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो पहले स्त्री मासिक पत्र का क्या नाम था? हमने बताया बाला बोधनी। और बाला बोधनी जो है 1 जनवरी 1874 ईस्वी को
जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बालाबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह हिंदी मासिक पत्रिका जो है बनारस से प्रकाशित होती थी। यह महिलाओं से संबंधित थी। इसके संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि संवत 1931 में जो है भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बालाबोधिनी निकाली थी। तो बालाबोधिनी पहला स्त्री मासिक पत्र था। 1 जनवरी 1874 ईस्वी को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बालाबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी और यह जो है महिलाओं से संबंधित थी। इसके संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि संवत 1931 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बालाबोधिनी निकाली थी। 161 क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही कालक्रम का चुनाव कीजिए। सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, होरस। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, होरस, प्लेटो, अरस्तु, होरस, सुकरात, प्लेटो, सुकरात, होरस, अरस्तु। तो बी सही है, सुकरात है, प्लेटो है। पहले सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर होरस। देखिए सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, होरस, ये जन्म है, ये स्थान है, ये सुकरात है और इनका जन्म का समय 469 ईस्वी पूर्व यूनान में सुकरात का। प्लेटो की भी यूनान से ही है, 428 ईस्वी पूर्व। और अरस्तु जो हैं यूनान से भी हैं, यूनान से ही हैं, 384 ईस्वी पूर्व। होरस जो है रोमन से हैं, 65 से 68 ईस्वी पूर्व। 162 क्वेश्चन है कि रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन थे? आचार्य विश्वनाथ थे या बाणभट्ट थे या केशवदास थे या वामन थे? तो रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन थे? रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन थे? तो इसका सही जवाब जो है डी है, वामन जो है रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य थे। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य वामन थे। आचार्य वामन जो है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है। उनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति ही। आचार्य वामन ने रीत के 3 भेद किए हैं। पहला नंबर वैदर्भी रीति। आचार्य वामन ने रीत के 3 भेद किए हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। तो पहला वैदर्भी रीति है, दूसरा गौड़ी रीति, तीसरा पांचाली रीति। आचार्य दंडी रीत के स्थान पर जो है मार्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। वक्रोक्ति जीवित के लेखक जो है कुंतक ने रीति का खुलकर विरोध किया। तो रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन थे? वामन थे। और हमने बताया आचार्य वामन काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में रीति को क्या माना? काव्य की आत्मा घोषित किया। उनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति ही। आचार्य वामन ने रीत के 3 भेद बताए हैं। पहला नंबर वैदर्भी रीति, दूसरा नंबर गौड़ी रीति और तीसरा नंबर पांचाली रीति। वैदर्भी, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। तो रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले वामन हैं और इनकी 3 भेद किए गए हैं, वैदर्भी, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। आचार्य दंडी रीत के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। दंडी का प्रयोग करते हैं, रीत के स्थान पर मार्ग का शब्द का प्रयोग करते हैं। वक्रोक्ति जीवित के लेखक कौन है? तो वक्रोक्ति जीवित के लेखक जो है कुंतक ने रीति का खुलकर विरोध किया। वक्रोक्ति जीवित के लेखक कौन है? कुंतक ने रीति का क्या किया? खुलकर विरोध किया है। 163 क्वेश्चन है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। बी सही है, करुण रस का स्थायी भाव शोक, जबकि अन्य रस एवं उनके स्थायी भाव श्रृंगार का रति होगा। करुण का शोक, हास्य का हास, भयानक का भय, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का आश्चर्य विस्मय या शांत का निर्भेद, बीभत्स का जुगुप्सा, वात्सल्य का वात्सल्यता, भक्ति का भगवत विषय रति होगा। 164 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्वान सौंदर्य को बाहर की वस्तु न मानकर मन के भीतर की वस्तु मानता है? कौन सा ऐसा विद्वान है जो सौंदर्य को बाहर की वस्तु न मानकर मन के भीतर की वस्तु मानता है? मतलब बाहर की वस्तु न मानकर मन के भीतर की वस्तु मानता है सौंदर्य को। कौन सा ऐसा लेखक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या बाबू श्याम सुंदर दास हैं या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या नंदुलारे वाजपेयी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि सौंदर्य को बाहर की वस्तु न मानकर मन के भीतर की वस्तु मानता है।
मानते हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जो है साहित्य शास्त्र सिद्धांत और व्यवहार पक्ष में उपरोक्त पंक्ति का जिक्र किया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक कौन सी है? साहित्य शास्त्र सिद्धांत और व्यवहार पक्ष। साहित्य शास्त्र सिद्धांत और व्यवहार पक्ष में उपरोक्त पंक्ति का जिक्र किया गया। साहित्य शास्त्र सिद्धांत और व्यवहार पक्ष, साहित्य शास्त्र सिद्धांत और व्यवहार पक्ष में जो है उपरोक्त पंक्ति का जिक्र किया गया। तो प्रश्न यही था कि निम्न में से कौन सा विद्वान है जो सौंदर्य को बाहर की वस्तु न मानकर मन के भीतर की वस्तु मानता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनकी पुस्तक जो है साहित्य शास्त्र सिद्धांत और व्यवहार पक्ष में उपरोक्त पंक्ति का जिक्र किया गया है। 165 क्वेश्चन है कि काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? काव्य में जो है अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? दुष्क्रमत्व दोष, आक्रमत्व दोष, न्यून पदत्व दोष या अधिक पदत्व दोष। तो भैया अगर काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर दोष की बात करें तो अधिक पदत्व जो दोष होता है, ये जो है दोष होता है काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर। काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? तो अधिक पदत्व जो है ये काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर दोष होता है। जिस तत्व के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा होती है, जिस तत्व के कारण जो है कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का अपकर्ष होता है, उसको काव्य दोष कहते हैं। काव्य दोषों को शब्द दोष, वाक्य दोष, रस दोष तथा अर्थ दोष कह सकते हैं। काव्य दोषों को क्या कह सकते हैं? शब्द दोष, वाक्य दोष, रस दोष तथा अर्थ दोष कह सकते हैं। तो प्रश्न यही था कि काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? तो हमने बताया अधिक पदत्व। और जिस तत्व के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का अपकर्ष होता है, उसको काव्य दोष कहते हैं। काव्य दोषों के शब्द दोष, वाक्य दोष, रस दोष तथा अर्थ दोष कह सकते हैं। इसके पीछे एक क्वेश्चन था कि सौंदर्य को बाहर की वस्तु न मानकर मन के भीतर की वस्तु मानता है, ऐसे कौन से लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपनी पुस्तक साहित्य शास्त्र सिद्धांत और व्यवहार पक्ष में जो है उपरोक्त पंक्ति का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है 166 क्वेश्चन है कि क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किसके भारतीय काव्य शास्त्रीय सिद्धांत से जोड़ा जाता है? क्षेमेंद्र, कुंतक, भोज या वामन। तो क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किसके भारतीय काव्य शास्त्रीय सिद्धांत से जोड़ा जाता रहा है? तो भैया ये कुंतक है। कुंतक जो है क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से जोड़ा जाता रहा है। क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से जोड़ा जाता रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजना को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहकर उसे वाग वैचित्र्यवाद की संज्ञा दी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया? अभिव्यंजना को जो है भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहकर उसे वाग वैचित्र्यवाद की संज्ञा दी। तो 166 क्वेश्चन है कि भाई क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से जोड़ा जाता रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजना को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहकर उसे वाग वैचित्र्यवाद की संज्ञा दी। 167 क्वेश्चन है कि संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? आधुनिक भारतीय भाषा, अपभ्रंश या प्राकृत या हिंदी। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? तो संस्कृत का सीधा संबंध अगर देखें तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है कि आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, अपभ्रंश है, प्राकृत है, हिंदी है। तो संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? तो ये प्राकृत भाषा का है। प्राकृत भाषा का संस्कृत से सीधा संबंध है। प्राकृत की उत्पत्ति जो है संस्कृत से मानी जाती है और प्राकृत का मूल अर्थ है संस्कृत से उत्पन्न भाषा। प्राकृत का मूल अर्थ क्या है भैया? संस्कृत से उत्पन्न भाषा। हेमचंद ने लिखा है कि प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम, अर्थात मूल भाषा संस्कृत है और इससे उत्पन्न भाषा प्राकृत है। तो प्राकृत भाषा का संस्कृत से सीधा संबंध है। प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। प्राकृत का मूल अर्थ क्या होता है? संस्कृत से उत्पन्न भाषा।
हेमचंद्र ने लिखा है कि प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम। क्या लिखे हैं हेमचंद्र ने? तो प्रकृता संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम, अर्थात मूल भाषा संस्कृत है और इससे उत्पन्न भाषा प्राकृत है। प्राकृत के 5 भेद माने गए हैं। पहला नंबर मागधी प्राकृत, दूसरा नंबर शौरसेनी प्राकृत, और तीसरा नंबर पैसाची प्राकृत, और चौथा महाराष्ट्रीय प्राकृत, और पांचवा अर्धमागधी प्राकृत। तो मागधी प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, पैसाची प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत और अर्धमागधी प्राकृत, ये जो है प्राकृत के 5 भेद माने। मागधी, शौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्रीय, अर्धमागधी प्राकृत। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि प्राकृत संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? तो हमने बताया प्राकृत भाषा का। 168 क्वेश्चन है कि नई समीक्षा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? नई समीक्षा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? इलियट, कोलरिज, क्रोचे, वर्ड्सवर्थ। तो नई समीक्षा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो नई समीक्षा के जन्मदाता जो है इलियट माने जाते हैं। इसका सही जवाब है कि नई समीक्षा के जन्मदाता कौन है? इलियट माने जाते हैं। नई समीक्षा किसी रचना के रूप और अंतर वस्तु को अलग करके देखने का विरोध करती है। नई समीक्षा क्या करती है? किसी रचना के रूप और अंतर वस्तु को अलग करके देखने का विरोध करती है। उसका मानना है कि रचना का रूप उसकी अंतर वस्तु से ही तय होता है। नई समीक्षा शब्द जो है रैनसम की पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म 1921 में आया और यह शब्द जो है आलोचनात्मक विचार श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। तो नई समीक्षा शब्द कब आया? तो रैनसम की पुस्तक है। नई समीक्षा शब्द जो है रैनसम की पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म। रैनसम की पुस्तक कौन सी है? द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 ईस्वी में आया और यह शब्द जो है आलोचनात्मक विचार श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। कुछ अन्य विद्वान और सिद्धांत और उनके प्रवर्तक की बात करें तो अरस्तु जो है इनका सिद्धांत है, अनुकरण सिद्धांत है अरस्तु का। और लॉन्जाइनस की बात करें तो इनका सिद्धांत उदात्त सिद्धांत है। क्रोचे की बात करें तो अभ्यंजनावाद है इनका सिद्धांत। रिचर्ड्स की बात करें तो संप्रेषण सिद्धांत है इनकी। तो नई समीक्षा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो भैया हमने बताया इलियट माने जाते हैं नई समीक्षा के जन्मदाता। और नई समीक्षा किसी रचना के रूप और अंतर्वस्तु को अलग करके देखने का विरोध करती है। नई समीक्षा की अर्थ है किसी रचना के रूप और अंतर्वस्तु को अलग करके देखने का विरोध करती है। उसका मानना है कि रचना का रूप उसकी अंतर्वस्तु से ही तय होता है। नई समीक्षा शब्द की बात करें तो रैनसम की पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 ईस्वी में आया और यह शब्द जो है आलोचनात्मक विचार श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। कुछ अन्य विद्वान और उनके प्रवर्तक की बात करें तो अनुकरण सिद्धांत जो है अरस्तु, उदात्त सिद्धांत लॉन्जाइनस और अभ्यंजनावाद क्रोचे और संप्रेषण सिद्धांत जो है रिचर्ड्स। 169 क्वेश्चन है कि अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? अनंत देवी जो है प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? तो प्रसाद की 4 नाटक दिए गए हैं, स्कंदगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री। तो आपको बताना है कि अनंत देवी इन चारों पुस्तकों में से कौन सी प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? अनंत देवी। तो इसका सही जवाब स्कंदगुप्त है। अनंत देवी प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में नाटक में गुप्त साम्राज्य के शासक स्कंदगुप्त के साम्राज्य की कथा है। इसमें विजयों और राज्य के शासन कार्यों की प्रणाली भी मिलती है। इसमें क्या होता है? विजयों और राज्य के शासन कार्यों की प्रणाली भी मिलती है। इस नाटक में भारतीय और यूरोपीय दोनों नाट्य कलाओं का क्या है? सहज समन्वय। इसमें 5 अंक हैं। प्रमुख पुरुष पात्र की बात करें स्कंदगुप्त की तो स्कंदगुप्त हैं, कुमारगुप्त हैं, गोविंद गुप्त हैं, पर्णदत्त हैं, चक्रपालित हैं, बंधु वर्मा हैं, भीम वर्मा, मातृगुप्त, सर्वनाम, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, मुदगल, प्रख्यात कीर्ति आदि ये प्रमुख जो है पुरुष पात्र हैं स्कंदगुप्त के। प्रमुख स्त्री पात्र की बात करें तो देवकी हैं, अनंत देवी हैं, जयमाल हैं, विजया, देवसेना, कमला और रामा। ये प्रमुख स्त्री पात्र हैं। देवकी, अनंत देवी, जयमाल, विजया, देवसेना, कमला और रामा इत्यादि जो है प्रमुख स्त्री पात्र हैं। तो प्रश्न क्या था कि अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? तो हमने बताया स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं।
स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में। नाटक में गुप्त साम्राज्य के शासक स्कंदगुप्त के साम्राज्य की कथा है। इसमें विजयों और राज्य के शासन कार्यों की प्रणाली भी मिलती है। इस नाटक में भारतीय और यूरोपीय दोनों नाट्य कलाओं का सहज समन्वय है। इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। 170 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारतीय काव्य शास्त्र का संप्रदाय नहीं है। 170 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारतीय काव्य शास्त्र का संप्रदाय नहीं है। तो वक्रोक्ति नहीं है, ध्वनि नहीं है, या भाव नहीं है, या रीति नहीं है। तो सी सही है, भाव नहीं है, बल्कि वक्रोक्ति, ध्वनि और रीति जो है ये भारतीय काव्य शास्त्र संप्रदाय के संप्रदाय है। ध्वनि, वक्रोक्ति और रीति। भाव भारतीय काव्य शास्त्र का संप्रदाय नहीं, जबकि वक्रोक्ति, ध्वनि और रीति भारतीय काव्य शास्त्र के संप्रदाय हैं। संप्रदाय की बात करें और उनके प्रवर्तक की बात करें तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य भरत मुनि द्वितीय शताब्दी हैं रस संप्रदाय के प्रवर्तक। अलंकार संप्रदाय की बात करें तो प्रवर्तक हैं आचार्य भामा छठी शताब्दी। रीति संप्रदाय की बात करें तो प्रवर्तक हैं आचार्य वामन अष्टम शताब्दी। वक्रोक्ति संप्रदाय की बात करें तो आचार्य कुंतक हैं 10वीं शताब्दी। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक 10वीं शताब्दी हैं, आचार्य कुंतक हैं। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक 9वीं शताब्दी। और औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं 11वीं शताब्दी। तो रस संप्रदाय आचार्य भरत मुनि द्वितीय शताब्दी। अलंकार संप्रदाय आचार्य भामा छठी शताब्दी। रीति संप्रदाय आचार्य वामन अष्टम शताब्दी। वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक 10वीं शताब्दी। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी। अब अगला है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए बहु विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। देखिए, भारतीय समाज में कन्याओं को सुशिक्षित बनाने के प्रति सदा से उदासीनता और शंका का वातावरण रहा है। आम लोगों की धारणा रही है कि कन्याओं को शिक्षित बनाने का कोई लाभ नहीं है, उन्हें तो अंततः चूल्हे चौके में खप जाना है। पर्दा प्रथा और दहेज भी कन्या शिक्षा में बाधक रहे हैं। आज परिस्थितियां बदलने और सरकार के कन्या शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व को प्राप्त हुआ है, इसके सुपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। लड़के और लड़कियों की शिक्षा अनुपात में संतुलन आ रहा है। निःशुल्क शिक्षा ने जो है लोगों को कन्याओं को शिक्षा दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया है। फिर भी कुल मिलाकर परिणाम जो है उत्साहजनक नहीं कहे जा सकते हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में कन्या शिक्षा में अनेक प्रोत्साहनदायक कदम उठाए गए। छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दिया जाना, उच्च शिक्षा को भी निःशुल्क बनाना आदि ऐसी ही योजनाएं हैं। केवल निःशुल्क शिक्षा जो है ग्रामीण जनता को प्रेरित करने के लिए नहीं है, उनकी कन्याओं के प्रति जो है मनोवृत्ति को भी बदलना होगा। लड़के और लड़की के भेदभाव को मिटाया जाए तथा दहेज प्रथा पर भी कठोर जो है नियंत्रण किया जाए, तभी कन्याएं जो हैं निःशुल्क शिक्षा का पूरा लाभ उठा पाएंगी। तो 171 क्वेश्चन है कि कब लड़कियां जो हैं निःशुल्क शिक्षा का पूरा लाभ उठा सकती हैं? जब उन्हें शिक्षक स्वयं आकर पढ़ाएंगे, या जब उन्हें ज़बरदस्ती पढ़ने भेजा जाएगा, या सी है कि जब उन्हें घर के कामों से पूरी तरह मुक्त किया जाएगा, या जब लिंग भेद को खत्म किया जाएगा। तो इसका डी सही जवाब है। जब लिंग भेद को खत्म किया जाएगा तब जो है लड़कियां निःशुल्क शिक्षा का पूरा लाभ उठा सकती हैं। शेष विकल्प जो है संगत है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा उदासीन का समानार्थी शब्द नहीं? तो विरक्त, विमनस्क, आसक्त या भ्रांत चित्त। तो सी सही है। आसक्त जो है ये उदासीन का समानार्थी शब्द नहीं है, बल्कि विरक्त और विमनस्क और भ्रांत चित्त ये जो है विकल्प सत्य हैं। 173 क्वेश्चन है कि किस कारण लोग अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाने के लिए तैयार हुए हैं? निःशुल्क शिक्षा के कारण, लड़कियों के विद्रोह के कारण, या लड़कियों को स्कूल भेजने से परिवार को पैसे मिलते हैं इसलिए, अच्छी शादी के कारण। तो ये सही है, निःशुल्क शिक्षा के कारण जो है लोग अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाने हेतु तैयार हुए हैं। 174 क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के अनुसार लड़कियों को शिक्षित करना क्यों लाभदायक नहीं है? अनुच्छेद के अनुसार लड़कियों को शिक्षित करना क्यों लाभदायक नहीं? अंत में उन्हें कोई बाहर का काम न करके सिर्फ घर का ही काम करना है, क्योंकि लड़कियां दूसरे घर जाएंगे और लड़के अपने ही घर रहने वाले हैं।
क्योंकि उनकी शादी करनी होती है, लड़कियों को पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये सही है। अंत में उन्हें कोई बाहर का काम ना करके सिर्फ घर का काम ही करना है, तो लड़कियों को शिक्षित करना लाभदायक नहीं है। दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। तो शिक्षा व बालक है या शिक्षा जगत है, निःशुल्क कन्या शिक्षा के परिणाम है, या क्यों कन्याओं को निःशुल्क शिक्षा। तो सी सही है, निःशुल्क कन्या शिक्षा के परिणाम जो है अनुच्छेद का सटीक जो है शीर्षक है। अगला है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों को दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। यह जीवन क्या है? यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा, राह मनमानी है, कब फूटा गिर के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे, निर्झर में गति है जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन एक सिर्फ है चलने की अपनी मस्ती में गाता है, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता, लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तभी यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है मर जाना है, निर्झर यह झरकर कहता है। तो क्या है कि यह जीवन क्या है? यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा, राह मनमानी है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा, राह मनमानी है, कब पोटा गिर के अंतर से किस अंचल से उतरा नीचे, कब पोटा गिर के अंतर से किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे, निर्झर में गति है जीवन है, निर्झर में गति है जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन एक सिर्फ है चलने की अपनी मस्ती में गाता है, धुन एक सिर्फ है चलने की अपनी मस्ती में गाता है, बाधा के रोड़ों से लड़ता, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से लड़ता, टकराता है, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता चलता यौवन से मदमाता है, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता चलता यौवन से मदमाता, लहरें उठती हैं गिरती हैं, लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है, तब यौवन ही तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है, निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। तो देखो यौवन कहता है, निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है मर जाना है, निर्झर यह झर कर कहता है। तो काव्यांश के अनुसार जो है 176 क्वेश्चन है कि काव्यांश के अनुसार निर्झर हमें क्या संदेश देता है? मुड़कर पीछे देखने का, बीच में रुक जाने का, बाधाओं को बुलाने का, या सदैव आगे बढ़ने का। तो काव्यांश के अनुसार जो है निर्झर हमें क्या संदेश देता है? सदैव आगे बढ़ने का जो है निर्झर संदेश देता है, क्योंकि निर्झर में गति है जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि इस निर्झर में क्या है? गति है जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो निर्झर का जल, यौवन का जल, या चलते रहना ही जीवन है, या राह की रुकावट। तो काव्यांश का जो उचित शीर्षक है चलते रहना ही जीवन है, यह जो है उचित, क्योंकि निर्झर में गति है जीवन है, वह आगे बढ़ते जाने का संदेश देता है। 178 क्वेश्चन है, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। पंक्ति का क्या अर्थ है? यदि राह में कठिनाई हो तो रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। कठिनाई से डर जाना ठीक है, वर्तमान में देखो, भविष्य की मत सोचो, भविष्य की सोचो वर्तमान की नहीं। तो इसका सही जवाब है कि वर्तमान को देखो, भविष्य की जो है मत सोचो। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। पंक्ति का अर्थ क्या है? तो यदि वर्तमान को देखो और भविष्य की मत सोचो, ये जो है इसका सही अर्थ है।
अगला क्वेश्चन है 169 क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से कौन सा समतल का विलोम शब्द है? ढालू है, चौरस है, सपाट है या चपटा है? तो आपको समतल का विलोम शब्द बताना है। तो समतल का विलोम शब्द जो है ढालू है। समतल का विलोम शब्द क्या है? ढालू है, जबकि चौरस, सपाट और चपटा समतल के विलोम शब्द नहीं है। तो समतल का विलोम शब्द क्या है? ढालू है। 180 क्वेश्चन है कि काव्यांश में निर्झर व जीवन में क्या समानता बताई गई है? तो दोनों में मतवालापन है, दोनों में उदासीनता है, दोनों एक साथ हैं, दोनों में पानी है। तो काव्यांश में निर्झर व जीवन में क्या समानता बताई गई है? तो दोनों में मतवालापन है। काव्यांश में निर्झर व जीवन में जो समानता बताई गई है वो यह है कि दोनों में मतवालापन है। तो पंक्ति क्या थी? पंक्ति एक बार फिर पढ़ लेते हैं। पंक्ति थी कि यह जीवन क्या है? निर्झर है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब पोटा गिर के अंतर से, कब फोटा गिर के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है जीवन है, निर्झर में गति है जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की अपनी मस्ती में गाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता चलता यौवन से मदमाता। बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती हैं गिरती हैं, लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। तब यौवन बढ़ता है आगे निर्झर बढ़ता ही जाता है। तब यौवन बढ़ता है आगे निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है केवल चलना है, चलना है केवल चलना है, जीवन ही चलता ही रहता है। रुक जाना है मर जाना है, निर्झर यह जर कर कहता है। अगला है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड परास्नातक शिक्षक जो है पीजीटी परीक्षा 2021 हिंदी जो है व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। परीक्षा तिथि जो है 3 तारीख 7वां महीना 2021 है। शिफ्ट सेकंड है फीमेल। पहला क्वेश्चन है कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह किसने कहा? भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या नंदुलारी वाजपेयी ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने? भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह किसने कहा था? तो भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रमाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास लिखा। आचार्य शुक्ल जो है प्रमुखता आलोचक, निबंधकार, समीक्षक और इतिहासकार हैं। तो अगर पूछा जाए कि भक्ति धर्म का जो है रसात्मक रूप है तो यह किसने कहा था? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? तो राज्यश्री है, विशाख है, या सज्जन, या कामना? तो इसका सही जवाब सी है। सज्जन जो है जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है। 1910 में प्रकाशित हुआ था यह नाटक सज्जन। इसी प्रकार राज्यश्री 1915 में, विशाख जो है 1921 में, तथा कामना जो है 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अतः सर्वप्रथम प्रकाशित नाटक क्या है? सज्जन है। प्रसाद का अंतिम प्रकाशित नाटक की बात करें तो अंतिम जो है ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी था। तो प्रथम जो है सज्जन जो है सज्जन है, और अंतिम की बात करें तो इनकी नाटक अंतिम जो है ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी था। तीसरा क्वेश्चन है कि इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सदता। किस उपन्यास का वाक्य है ये?
कि इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं। यह भी नहीं सकता। किस उपन्यास का वाक्य है? कर्मभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम या रंगभूमि? तो इसका सही जो है वाक्य किसका है? ये गोदान उपन्यास का कथन है, जो है ये गोदान उपन्यास का वाक्य है। किस जन्म में तो कोई आशा नहीं भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सकता। तो ये गोदान उपन्यास का वाक्य है। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोदान जो है कृषक जीवन का महाकाव्य है। इसका प्रमुख पात्र होरी है। इसका प्रमुख पात्र कौन है? तो गोदान का प्रमुख पात्र होरी है। कर्मभूमि, प्रेमाश्रम तथा रंगभूमि प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं। चौथा क्वेश्चन है कि आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए? तो आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए ये बताना है। नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य? तो इसका सही जवाब जो है सी है। जैन साहित्य में जो है चरित काव्य सर्वाधिक लिखे गए। तो आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, जिसकी समय सीमा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 संवत तक की है, तय की है। आदिकाल में लिखित जो जैन साहित्य के अंतर्गत सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए हैं। पंच पांडव चरित, रास, कुमारपाल चरित, करकंड चरित आदि प्रमुख आदिकालीन जैन चरित काव्य हैं। तो कौन कौन से हैं? पंच पांडव चरितरास और कुमारपाल चरित, करकंड चरित आदि प्रमुख आदिकालीन जैन चरित काव्य हैं। तो चौथा क्वेश्चन था कि आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए हैं? तो जैन साहित्य में हमने सी सही जवाब बताया था। और जिसकी समय सीमा जो है आचार्य शुक्ल ने 1050 से 1375 संवत तय की है। आदिकाल में लिखित जैन साहित्य के अंतर्गत सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए हैं और पंच पांडव चरितरास, कुमारपाल चरित, करकंड चरित आदि प्रमुख जो है आदिकालीन जैन चरित काव्य हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? विट्ठलनाथ जी, गंग कवि, नवादास जी, गोकुलनाथ जी? तो इसका सही जवाब कौन सा है? डी सही जवाब है, गोकुलनाथ जी हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ, पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ। तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है भैया? श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ के पुत्र जो हैं गोस्वामी गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना की है। यह ग्रंथ जो है प्रारंभिक ब्रज भाषा की महत्वपूर्ण गद्य रचना है। इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं, और उनके पुत्र का नाम गोस्वामी विट्ठलनाथ, और गोस्वामी विट्ठलनाथ के पुत्र का नाम गोस्वामी गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना की। यह ग्रंथ जो है प्रारंभिक ब्रजभाषा की महत्वपूर्ण गद्य रचना है। इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं 84 वैष्णवन की वार्ता में। छठवां क्वेश्चन है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी से और अर्धमागधी से या सौरसेनी से या महाराष्ट्री से? तो अवधि का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ यह बताना है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है अवधि का विकास हुआ। अवधी बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश हुआ। बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास भी अर्धमागधी अपभ्रंश से ही हुआ है। तुलसीदास ने रामचरितमानस तथा जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना अवधी में की है। तो रामचरितमानस तुलसीदास की और जायसी की पद्मावत महाकाव्य की रचना जो है अवधी में की है। तो अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो हमने बताया अर्धमागधी में। बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास भी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। तुलसीदास ने रामचरितमानस तथा जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना अवधी में की है। सातवां क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के सेवा सदन का उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? प्रेमचंद के जो सेवा सदन उपन्यास है इसका उर्दू शीर्षक आपको बताना है कि पहला है कि हम खुरमा व हम शबाब, या चौगाने हस्ती, या बाज़ारे हुस्न है, या गोश ई आपशत है। तो आपको प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक बताना है क्या है। तो इसका सही जवाब जो है बाजार ए हुस्न जो है ये सेवा सदन उपन्यास का उर्दू के शीर्षक हैं।
प्रेमचंद ने 1917 में उर्दू भाषा में बाज़ार-ए-हुस्न नाम से उपन्यास लिखा। स्वयं प्रेमचंद ने 1918 में इसी उपन्यास का हिंदी अनुवाद जो है सेवा सदन नाम से प्रकाशित करवाया। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। इनके प्रमुख उर्दू में लिखित उपन्यास तथा उनका हिंदी रूपांतरण देख लीजिए। जैसे उर्दू उपन्यास इनकी है असरारे मयादीव, असरारे मयादीव, और हिंदी रूपांतरण इन्होंने किया देव स्थान रहस्य नाम से। दूसरा उर्दू उपन्यास है हम खुरमा व हम सबाब, जो है ये उर्दू उपन्यास है, और हिंदी रूपांतरण इन्होंने प्रेमा नाम से किया है। हिंदी में रूपांतरण क्या किया? प्रेमा नाम से हम खुरमा व हम शबाब का। चौगाने हस्ती की बात करें तो उर्दू उपन्यास है चौगाने हस्ती, और चौगाने हस्ती जो है ये हिंदी रूपांतरण है रंगभूमि। गोशाएं आफिमत की बात करें तो ये उर्दू उपन्यास है और इसकी हिंदी रूपांतरण जो है प्रेमाश्रम है। तो प्रेमाश्रम, गोशाएं आफिशत, रंगभूमि, चौगाने हस्ती, प्रेमा जो है हम खुरमा व हम शबाब, देवस्थान रहस्य, असरारे मयादीव। और बात करें बाज़ार-ए-हुस्न की तो ये जो है सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। 1917 में उर्दू भाषा में बाज़ार-ए-हुस्न नाम से उपन्यास लिखा। स्वयं प्रेमचंद ने 1918 में इसी उपन्यास का हिंदी अनुवाद सेवा सदन नाम से प्रकाशित करवाया। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। उनके प्रमुख उर्दू में लिखित उपन्यास हमने बता दिया। अगला 8वां क्वेश्चन है कि हम कौन थे, क्या हो गए। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर। ये समस्याएं सभी पंक्तियां किस रचना की हैं? तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर, ये समस्याएं सभी। तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर, ये समस्याएं सभी। तो पंक्तियां किस रचना की है? साकेत की है, विष्णुप्रिया की है, भारत भारती, यशोधरा। तो सी सही है इसका। भारत भारती की पंक्ति है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर, ये समस्याएं सभी। तो ये जो है भारत भारती रचना की जो है पंक्ति है, क्या है, पंक्ति है। प्रसिद्ध काव्यकृति भारत भारती से है। इस काव्यकृति का रचना काल 1912 ईस्वी है। यह स्वदेश प्रेम को दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कृति है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुशद्द से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। तो मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा किससे मिली? तो मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा जो है मुशद्द से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत जो है भारत दर्पण, मुशद्द से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय के कैफीकृत जो है भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। साकेत जो है विष्णुप्रिया, यशोधरा, रंग में भंग आदि गुप्त जी की अन्य कृतियां हैं। तो 8 क्वेश्चन था कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर, ये समस्याएं सभी पंक्तियां किस रचना की हैं? तो हमने बताया भारत भारती की है। और इस काव्यकृति का रचना काल 1912 ईस्वी है। यह स्वदेश प्रेम को दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कृति है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती की रचना की मूल प्रेरणा जो है मुशद्द से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। और इनकी रचना जो है साकेत, विष्णुप्रिया, यशोधरा, रंग में भंग, भारत भारती, ये सभी रचनाएं जो हैं मैथिली शरण गुप्त की हैं। 9वां क्वेश्चन है कि काव्य अलंकार किसकी रचना है? राजशेखर की, रुद्र भट्ट की, भामा की या दंडी की? तो आपको बताना है काव्य अलंकार किसकी रचना है? राजशेखर, रुद्र भट्ट, भामा या दंडी? तो इसका सही जवाब भामा है। काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो भामा की रचना है। यह अलंकार शास्त्र पर उपलब्ध जो है प्रथम ग्रंथ है। यह अलंकार शास्त्र पर उपलब्ध क्या है? प्रथम ग्रंथ है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा है। काव्यादर्श जो है दंडी का है। काव्य मीमांसा की बात करें तो राजशेखर, तथा काव्य अलंकार सूत्र जो है वामन का प्रमुख ग्रंथ है। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामा है।
काव्यादर्श जो है दंडी का रचना है, और काव्य मीमांसा जो है राजशेखर, तथा काव्य अलंकार सूत्र जो है वामन का प्रमुख ग्रंथ है। अलंकार संप्रदाय के अन्य प्रमुख आचार्य जो है रुद्रट ने भी काव्य अलंकार नाम से ग्रंथ की रचना की। तो काव्य अलंकार के रचनाकार कौन है? तो भामा है, हमने बताया, और रुद्रट ने भी काव्य अलंकार नाम से ग्रंथ की रचना की है। और बात करें अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक की, तो अलंकार शास्त्र के सांप्रदायिक प्रवर्तक आचार्य भामा है। काव्यादर्श दंडी का रचना है, और काव्य मीमांसा राजशेखर का, तथा काव्य अलंकार सूत्र जो है वामन का प्रमुख ग्रंथ है। अलंकार संप्रदाय के अन्य प्रमुख आचार्य जो है रुद्रट ने भी काव्य अलंकार नाम से ग्रंथ की रचना की। तो काव्य अलंकार आचार्य भामा की रचना, और यह अलंकार शास्त्र पर उपलब्ध प्रथम ग्रंथ है। 10वां क्वेश्चन है कि पहला साहित्य 10वां क्वेश्चन है कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला था? निराला की साहित्य साधना को, या कुरुक्षेत्र को, या हिम तरंगिणी को, या अर्धनारीश्वर को? तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला था? तो इसका सही जवाब हिम तरंगिणी है। माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यकृति है हिम तरंगिणी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में मिला था। साहित्य अकादमी की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में की गई। 24 भाषाओं में दिया जाने वाला यह पुरस्कार जो है सर्वप्रथम 1955 में ही दिया गया। निराला की साहित्य साधना के लिए रामविलास शर्मा को 1970 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो प्रश्न है कि पहला साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है किस रचना को मिला? तो हमने बताया हिम तरंगिणी, और यह काव्यकृति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में मिला था। साहित्य अकादमी की स्थापना की बात करें तो 1954 ईस्वी में की गई, और 24 भाषाओं में दिया जाने वाला यह पुरस्कार सर्वप्रथम जो है 1955 में ही दिया गया। निराला की जो साहित्य साधना है के लिए रामविलास शर्मा को जो है 1970 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 11 क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मुख्य पात्र का नाम क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मुख्य पात्र का नाम क्या था? होरी था, विशाल देव था, या दिव्या था, या मधुआ था? तो इसका ये सही जवाब है, होरी है गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के मुख्य पात्र का नाम होरी है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का अंतिम तथा सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। गोदान क्या है? मुंशी प्रेमचंद का अंतिम तथा सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है, और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1936 ईस्वी में हुआ था। तो गोदान क्या है? मुंशी प्रेमचंद का अंतिम तथा सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है, और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1936 ईस्वी में। 12वां क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी? तो दक्षिणी भारत हिंदी समिति की स्थापना 1927 में, 1945 में, 1918 में, या 1946 में? दक्षिणी भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1918 ईस्वी सही है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना जो है 1918 ईस्वी में मद्रास नगर में महात्मा गांधी के प्रयास से हुई थी। कहाँ पर हुई? मद्रास नगर में हुई थी दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना 1918 में, और महात्मा गांधी के प्रयास से हुई थी। यह सभा जो है महात्मा गांधी के दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के प्रयासों के फलस्वरूप स्थापित हुई। महात्मा गांधी 1918 से 1948 तक इसके अध्यक्ष रहे। इसके पश्चात इसके अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद 1948-1965 थे। तो दक्षिणी भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी? तो सी सही है, 1918 ईस्वी में। 13 क्वेश्चन है कि दो सुखने किसकी रचना है? दो सुखने किसकी रचना है? राजशेखर की, भट्ट केदार की, या मधुकर की, या अमीर खुसरो की? तो दो सुखने किसकी रचना है बताना है। तो दो सुखने जो है अमीर खुसरो की रचना है। खुसरो के काव्य की मुख्य विशेषता क्या है? विनोद प्रियता है, चमत्कार है, और कौतूहल है। खालिक बारी, गज़ल, मुकरियाँ तथा पहेलियाँ अमीर खुसरो के अन्य प्रमुख रचनाएँ हैं। तो दो सुखने किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है। खुसरो के काव्य की मुख्य विशेषता क्या है? विनोद प्रियता है, चमत्कार है, और कौतूहल है। खालिक बारी, गज़ल, मुकरियाँ तथा पहेलियाँ जो है अमीर खुसरो के अन्य प्रमुख रचनाएँ हैं। 14 क्वेश्चन है कि निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी जो है अज्ञेय की नहीं है? तो इनमें से ऐसी कौन सी कहानी है जो अज्ञेय की नहीं? बिपथगा, पक्षी और दीमक, कोठरी की बात, या शरणार्थी?
तो इसमें से अज्ञेय की जो कहानी नहीं है वो है पक्षी और दीमक जो है ये अज्ञेय की कहानी नहीं है, बल्कि विप्थगा हो गया, कोठरी की बात हो गई, शरणार्थी हो गया, ये सभी रचनाएं जो हैं अज्ञेय की हैं। पक्षी और दीमक कहानी अज्ञेय की नहीं अपितु गजानन माधव मुक्तिबोध की है। यह किसकी रचना है पक्षी और दीमक? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की है। शरणार्थी, विप्थगा, कोठरी की बात अज्ञेय की प्रमुख कहानियाँ। इनकी अन्य प्रमुख कहानियों की बात करें तो परंपरा है 1940 ईस्वी में, जयदोल 1951 तथा ये तेरे प्रतिरूप 1961 है। तो इनकी अन्य कहानियाँ जो है परंपरा 1940 ईस्वी में, जयदोल 1951 में तथा ये तेरे प्रतिरूप 1961 में है। तो निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं? तो ये पक्षी और दीमक ये किसकी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की है। और विप्थगा कोठरी की बात, शरणार्थी ये सभी अज्ञेय की हैं। और परंपरा 1940 ईस्वी में, जयदोल 1951 में या तथा ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी में है।